नमस्कार दोस्तों। उपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य के बारे में लेके आए हैं। इतिहास का चैप्टर है, इसको अपन देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड से शहरों में व्यापक गतिविधियां, उद्योग की सफाई, परिवहन, यातायात, संचार कार्यकलापों की आवश्यकताओं को जानने समझने और इन पर आवश्यकतानुसार कार्य करने में सहायता मिलती है। रिकॉर्ड के आधार पर ही कराधान की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। शहरों की घटती बढ़ती आबादी के प्रतिशत को जानने के लिए यह रिकॉर्ड आवश्यक होता है। तो ऐसा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। आंकड़े शहरीकरण की गति को दर्शाते हैं। हमें यह जानकारी होती है कि 1800 ईस्वी के बाद शहरीकरण की गति धीमी रही है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग स्थिर रहा था। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले श्वेत तथा अश्वेत लोगों की कुल जनसंख्या का पता लगाया जा सकता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से लोगों में लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा के स्तर आदि की जानकारी मिलती है। जनसंख्या के आंकड़ों में जन्म दर तथा मृत्यु दर तथा बीमारियों से मरने वालों की संख्या का पता चलता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाइट एंड ब्लैक टाउन शब्दों का प्रयोग जातीय श्रेष्ठता का प्रतीक था। व्हाइट शब्दों को और ब्लैक शब्दों को भारतीयों को कहा जाता था। व्हाइट टाउन उपनिवेशिक शहरों के भी भाग थे जहां केवल गोरे लोग रहते थे, जबकि ब्लैक टाउन भारतीयों का निवास स्थान होता था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। प्रमुख भारतीय व्यापारी प्रमुख धनी थे। वे पढ़े लिखे थे। इनकी आकांक्षा भी वे भी अंग्रेजों की तरह व्हाइट टाउन जैसे साफ सुथरे इलाकों में रहा करते थे। उनमें भी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। धनी भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन के परंपरागत शैली के आधार पर दलानी मकानों का निर्माण करवाया था। बड़ी बड़ी जमीनों को भी खरीद लिया। शीघ्र ही वे पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण करने लगे। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्होंने शहरों के आवासों पर रंगीन दावतों का आयोजन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलकर विकसित किया गया था। यहाँ विभिन्न समुदायों के अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही आकर बस गए। दोबास ऐसे भारतीय थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलते थे। वे एजेंट और व्यापारियों के रूप में काम करा करते थे और भारतीय समाज और गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे आपस में काफी घुल मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो आप। 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण होने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनमुख हो गए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से समृद्ध नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियों जैसे दिल्ली, आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास हुआ, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, पूना आदि। व्यापारिक प्रशासन, शिल्पकाल तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम और संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच में निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह हुआ कि भाड़े के किसानों को भी सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समृद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हो। औपनिवेशिक शहरों में नए प्रकार के सार्वजनिक स्थानों की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों का सर्वबंधन करना था। जो औपनिवेशिक शहर समुद्र के किनारे बसे हुए थे, वहां समुद्र के किनारे गोदाम, वाणिज्य कार्यालय,
जहाजरानी उद्योग, बीमा एजेंसियों आदि की स्थापना होने लगी थी। कंपनी के मुख्य प्रशासनिक कार्य समुद्र तट से दूर बनाए जाते थे। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक कार्यालय था। क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हो आप। प्रभावित करने वाली चिंताएं, तो बोधित तत्व, अन्य विद्रोही की चिंता, हेडिंग लिख सकते हैं। छावनियों की सुरक्षा, शहरों के नक्शे व मानचित्र तैयार करना, ब्लैक टाउन का दूषित वातावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंताएं, धन की व्यवस्था, अग्नि की घटनाओं की चिंता। औपनिवेशिक अग्नि की घटनाओं से भी चिंतित थे। इसी आकांक्षाओं के कारण 1836 में कलकत्ता के घास फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया। मकानों में पक्की छत अनिवार्य कर दी। ऐसे बहुत से कारणों से ये तत्व थे। क्वेश्चन नंबर 9 दे सकते हैं आप। नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बनाए गए? यातायात के साधनों का विकास, मनोरंजन तथा मिलने जुलने के नए सार्वजनिक स्तर, मध्यम वर्ग का विस्तार, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, मेहनत कश गरीबों या कामगारों में वृद्धि। ये अपन पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट बना के हेडिंग भी बना के अपन लिख सकते हैं। नए शहरों में मेहनत कश गांवों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर करके आया। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों के स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न से जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए एक ऐसी चीज भी थी जो उन्हें पहले कभी नहीं देखी थी। इसी कारण तमाम ग्रामीण अपना गांव छोड़ करके शहर की ओर आ गए। शहर की जिंदगी संघर्षमय थी, नौकरी पक्की नहीं थी, खान पान महंगा था, आवास का खर्च उठाना कठिन था। फिर भी गरीबों ने प्रायः अपने एक जीवन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो आप। प्रमुख नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, भारत के 10 प्रमुख नगर थे। आप उसको पूरा शहर क्रम से देख सकते हो। बेसिक शहर थे मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पांडिचेरी, पणजी उपनिवेशिक थे। 19वीं शताब्दी में मुंबई के बारे में बताया गया है। मुंबई भारत का एक महत्वपूर्ण उपनिवेशिक शहर था। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यह 7 द्वीपों से मिलकर के बना था। 17वीं शताब्दी में एक द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमार के साथ साथ राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। तब यह द्वीप उपहार स्वरूप अंग्रेजों के पास चला गया। 1818 में चौथे अंग्रेज मराठा युद्ध में जब मराठों की पराजय हुई तो अंग्रेजों का मुंबई पर पूर्ण रूप से स्थापित या पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसके बाद इस शहर की शक्ति और महत्ता में वृद्धि हो गई। अंग्रेजों के समय में मुंबई में ही अधिकांश आयात निर्यात होने लगा। पूरा आप देख सकते हो आप। पहले का शहर मुंबई और अभी का काफी अंतर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कस्बे की स्थानीय संस्थाएं भारत में इस समय बड़े बड़े कस्बों में नगर पालिका, नगर परिषद, छोटी कस्बों में नगर पंचायतें काम कर रही हैं। बड़े शहरों में नगर निगम भी कार्य कर रहा है। कस्बों की स्थिति स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं का कार्य पर निर्भर करती है। देखिए पूरा भारत का चित्र दिया गया है। सार्वजनिक सड़कों, स्थान और रोशनी के प्रबंध करना इनका काम होता है। संतापकारी, खतरनाक व आपत्तिजनक व्यापार पर रोक लगाना, चर्म शोधशालाओं का विनिमय करना, पार्किंग स्थल, उद्यान, खेल के मैदान, स्टाफ, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, नगरीय वन की परिस्थिति पहलुओं के अभिवृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण करना, वृक्ष लगाना, उनकी सुरक्षा करना, समाज के दुर्बल वर्गों जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी आते थे, हितों का संरक्षण करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यपरक महिलाओं में वृद्धि करना, गंदी बस्तियों में सुधार करना, उनका उन्नयन करना, नगरीय निर्धनता कम करने के उपाय थे। आवारा कुत्तों, खतरनाक पशुओं पर रोक लगाना, उन्हें हटाना, नष्ट करना, खतरनाक भवनों, स्थानों को सुरक्षित बनाना, हटाना,
मृतकों के निस्तारण की व्यवस्था करना, शुद्ध जल स्वास्थ्यप्रद पेयजल की व्यवस्था करना, उनका संरक्षण करना, जन्म व मरण का पंजीयन करना, सार्वजनिक टीका लगाने की व्यवस्था, सार्वजनिक चिकित्सा औषधि की व्यवस्था, लोक कल्याण के अन्य कार्य, प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करना, उनका अनुकरण करना, अनुरक्षण करना, उनका पूरा काम उनकी जिम्मेदारी था। कानून द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी बहुत सारे थे। तो ऐसे अपन पॉइंट बाय पॉइंट इसको बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट कर लें आप। ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घासपूतों का विकास करना, किसी से संबंधित वैधशालाएं, गौशालाएं आदि का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आते हैं मुंबई वाला। शुरुआत में मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं में को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इसी तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशालकाय शहर अस्तित्व में आया। मुंबई औपनिवेशिक शहर की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात आयात मुंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के मध्य भी इस प्रकार के व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्हें व्यापार की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान, सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी थी। तो आप इसको देख लीजिए। 3 स्थापत्य शैलियाँ भी दी गई हैं। ये की प्रमुख विवरण मिलता है। भारत पर 7 शहर है। यूरोपीय स्थापत्य शैली का विकास होता है। 3 स्थापत्य शैलियाँ भी बताई गई हैं। उसमें से आपका शैलियाँ हैं नवशास्त्रीय, दूसरा है नवगैथिक शैली और तीसरा है इंडो सार्वजनिक शैली। तो ये आपका दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इस शैली के में यूरोप तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण था। ये इस शैलियों से बनी इमारतें में, गुंबजों में, छतरियों में आदि पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं अपन। पहला तत्व रक्षा संबंधी था। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के ऊपर बनाए गए थे। छोटे किले का अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता से नाराज थे। वे ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर काम करना चाहते। दूसरी ओर सिराजुद्दौला अपनी शक्ति का लोहा मनवाना चाहता था। नगर नियोजन की व्यवस्था की इस कैसा था। लाल विलेजरी के अधीन भी रहा ये नगर। 1798 में लाल विलेजरी गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नामक एक महल बनवाया। यह भवन अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक था। कलकत्ता में आ जाने के बाद बेलीजली शहर में हिंदुस्तानी आबादी वाले भाग की आवश्यकता हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं आप। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। जनगणना ऐसा साधन भी था जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारी में सुगम आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम भी थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी में विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियों बना दी थी। इसी कई बार एक वर्गीकरण निहायत तार्किक होता था और लोगों में परिवर्तनशील और परंपरागत काटनी पहचानी को पूरी तरह नहीं पकड़ा जाता था। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट अपन इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। छावनियों की तरह हिल स्टेशन भी उपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पहलू था। इसके निम्न प्रकार थे। पहला, सैनिक उद्देश्य। आप देख सकते हो आप। सबसे पहले हिल स्टेशनों की स्थापना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। हिल स्टेशन फौजियों को ठहरने, उनको शरण देने के लिए या दुश्मनों के विरुद्ध हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। सैनिटोरियम के रूप में भी विकास हुआ। अधिकारियों की आवास की स्थापना भी यहाँ किया। पर्यटन स्थल भी था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा
महत्वपूर्ण था। प्लासी की युद्ध के कारणों पर अपन को देखना है। अलवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, उनके 3 पुत्रियां थीं जो उसके भाई के 3 पुत्रों को ब्याही थी। उसमें सबसे छोटी पुत्री के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसके 2 दामाद क्रमशः ढाका और पूर्णिया के शासक थे। उन दोनों का अली वर्दी खां के अंतिम दिनों में देहांत हो गया, किंतु ढाका के शासक की विधवा घासीटी बेगम और पुनिया के शासक का पुत्र शौकतगंज मसनद के लिए संयंत्र करते रहे। इन्हीं परिस्थितियों में अली वर्दी खां 1757 में चल बसा। सिराजुद्दौला बिना किसी विरोध के गद्दी पर बैठ गया, किंतु उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ। घसीटी बेगम का दीवान राजबल्लभ और शौकतगंज दोनों ही संयंत्र रचते रहे। इसके अतिरिक्त वह शीघ्र ही अंग्रेजों के साथ संघर्ष में फंस गया। ये पहला कारण था। दूसरा था अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना। तीसरा था, हेडिंग में लिख सकते हैं, नवाबों के विरोधियों को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण देना। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग करना। 5 में लिख सकते हैं, नवाब का कासिम बाजार कलकत्ता पर अधिकार तथा कालकोटली की घटना। 6 में लिख सकते हैं, शौकतगंज की पराजय तथा मृत्यु। 7 में लिख सकते हैं, नवाब की निष्क्रियता और इसके खिलाफ अंग्रेज भगोड़ों के संयंत्र। 4 जून 1757 ईस्वी को नवाब के कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया तथा 20 जून को कलकत्ता पर उसका अधिकार हुआ। उसने अंग्रेजों तथा नवाबों के बीच कटुता पैदा हुई। दूसरे कालकोटी की घटना में भी युद्ध की पृष्ठभूमि बना दी। नवाब ने 146 अंग्रेज बंधुओं के एक कमरे में बंद कर दिया, जो 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा था और 10 इंच चौड़ा था। बंद कर दिया। इनमें से 123 व्यक्ति दम घुटने से मारे गए, केवल 23 लोग बचे। इसी को कलकत्ता की कालकोटली घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं, प्लासी के युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम। तो आप देख सकते हो इसके परिणाम में बंगाल की आर्थिक दुर्दशा तथा कंपनी की आर्थिक लाभ, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का प्रभाव, बक्सर के युद्ध की आधारशिला। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की मसनद पर मीर जाफर बैठा था। यह बंगाल की पहली क्रांति थी। क्लाइव के बंगाल के चले जाने के बाद बंगाल में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाने का संयंत्र रचने लगा। अतः बंगाल में दूसरी क्रांति का श्री गणेश हो गया और युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये अपना क्वेश्चन बनता है बक्सर वाला। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। इससे फ्रांसीसियों पर अंग्रेजी का दबाव बढ़ गया। अंग्रेजों जो फ्रांसीसी थे उनकी शक्ति अंग्रेजों के मुकाबले कम हो गई। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हो, बक्सर के युद्ध के परिणामों की व्याख्या करना है। तो उसके बहुत सारे परिणाम थे। पहला था, देखिए अब उसके कारण परिणाम, मीर कासिम के शासन सुधार पहला। दूसरा है मीर कासिम को पद से हटाना। तीसरा था व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। चौथा था व्यापारी जो कंपनी के कर्मचारियों का अनुचित व्यवहार था। 5वां था सभी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट। 6वां था मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या। और 7वां था मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के पारस्परिक संबंध, जिसके कारण थे। महत्व की ओर चलते हैं अपन। बक्सर का युद्ध सैनिक तथा राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। प्लासी का युद्ध छल कपट से जीता गया था। उसने क्लाइव तथा किसी अन्य अंग्रेज सेनानायक से सुलद अथवा रण चतुर्थ का परिचय नहीं दिया, किंतु बक्सर के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती है। यह युद्ध अंग्रेजों ने पराक्रम और रण कौशल से जीता था। सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों के मुकाबले लगभग 5 गुनी थी। उसने एक
इंच भूमि के लिए डटकर संघर्ष किया, फिर भी उसकी पराजय हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि उस युद्ध की भारतीय युद्ध प्रणाली निश्चित ही घटिया थी। आश्चर्य यह है कि इस युद्ध में भारतीय नरेशों ने कुछ नहीं सीखा। परिणाम स्वरूप अगले एक वर्ष में कम समय में संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। युद्ध के राजनीतिक परिणाम गंभीर हुए। मुगल सम्राट अहमद शाह आलम अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। इससे कंपनी ने बंगाल प्रांत पर शासन करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया। प्लासी युद्ध में कंपनी को बंगाल प्रांत का प्रभुत्व सौंपा गया। बक्सर युद्ध ने उसे बंगाल का शासक बना दिया गया। अवध का प्रांत बड़ा ही तथा शक्तिशाली था। उसका शासक भी कंपनी के चंगुल में आ गया। अवध पर प्रभाव स्थापित हो जाने के परिणाम स्वरूप कंपनी को पश्चिम की ओर आक्रमण कार्रवाई करने के लिए खुला मार्ग मिल गए। तो ये इसके महत्व रहे। कारण में लिख सकते हैं अपन, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम की सहायता की थी। यह कार्य उसने अपने स्वार्थपूर्ण के लिए किया था। मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो गए। इससे अंग्रेज उत्तेजित भी हो गए। दूसरा अपन लिख सकते हैं कारण, मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप तथा अपनी पराजय की उत्तेजित होकर के उसने अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी। इससे अंग्रेज नवाब में कट्टर शत्रु बन गए। तो ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला देखिए, इसको नोट कर लें अपन। गंगाधर राव कौन थे? पूरा क्वेश्चन आप देखिए है, इसको भी नोट कर लीजिए। विनोदिनी दासी कौन थी? विनोदिनी दासी 1863 से 1941 तक बंगाली रंगमंच की 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ काफी काम किया। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख सकते हो आप। उपनिवेशिक शहर शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को दर्शाते थे और संरक्षण भारतीय शासकों की बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हाथ में जाने लगा था। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान उपनिवेशिक शहरों में महिलाओं के लिए वास्तव में नए अवसर उपलब्ध थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से भी मध्य वर्गीय महिलाएं स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। तो देख सकते हैं आप, उपनिवेशिक शहर ने भारत के राजनीतिक जीवन में गंभीर रूप से प्रभावित किया। भारत में अनेक देशीय राज्य शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति ने अपने मूल्य तथा मान्यताएं रही हैं। इसी के अनुरूप भारतीय ने अपना जीवन दर्शन भी रहा है। उनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि की अलग अलग पहचान भी रही है। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के क्षेत्र में एक अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। कंपनी ने भारतीय बाजार को विदेशी माल के पाट दिया था। इससे भारतीय उद्योगों में भारी हानि भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं आप। बंबई में राजनीतिक भवनों के लिए मुख्य रूप से 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया, जिनमें नवशास्त्रीय, दूसरी थी नव गॉथिक शैली के नाम से इसको जाना जाता है। इस शैली का जन्म विशेषकर मध्यकालीन गिरजा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं, स्थापत्य शैलियों ने अपने समय में सौंदर्यात्मक आदर्शों तथा उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। शैलियां इमारतें तथा लोगों को सोच के बारे में भी बताते थे जो उन्हें बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 दे सकते हैं, प्लासी 1857 के युद्ध में जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैल गया। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे उपनिवेशिक बंदरगाह तेजी से नई अर्थव्यवस्था की ओर चल पड़े। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रारंभिक वर्षों में ही उपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करके खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी भी जगह
बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इसी जानकारी के सहारे वे इलाकों को ज़्यादातर बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 दे सकते हो आप। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलकर के विकसित किया गया था। यह विभिन्न समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय सामने आए और मद्रास में ही बस गए। दोवास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों बोलते थे। दोवास ऐसे भारतीय लोग भी थे जो एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। भारतीय समाज और गुरों के बीच मध्यस्थता का काम भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 दे सकते हो आप। 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशिक शहर का स्वरूप काफी बदल गया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आकांक्षा के तय होने लगा। इससे लगातार शहरों की ओर अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी था और अंग्रेजों को देशियों के खतरे को दूर ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना भी था। भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूगत पाइप आधारित जल भूमि निकासी की व्यवस्था भी की गई।